बच्चों, आज आपकी क्लास 7th की साइंस सफारी चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3 डिस्कस किया जाएगा। मैं जैसा कि आपकी सपना मैम, तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलिए, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, पिछले लेक्चर में इंट्रोड्यूस मैंने किया था कि फोटोसिंथेसिस से क्या होते हैं। अब प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाता है। फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण। अब हम आज पता करेंगे कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। हाउ डज फोटोसिंथेसिस अकर इन प्लांट्स। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे होगे कि ये एक पौधा है, इसे क्या क्या दिख रहे हैं इसमें, और लाइट एनर्जी, मिनरल्स, वाटर, ऑक्सीजन, और इन सब में क्या हो रहा है। देखिए, आइए हम आपको समझाते हैं कि जो सनलाइट है वो एक्चुअली प्लांट को लाइट एनर्जी दे रहा है, और ये जो वाटर है, रूट्स से वाटर एब्जॉर्ब होके प्लांट को ग्रो करने में हेल्प देता है। फोटोसिंथेसिस में वाटर भी इन्वॉल्व होता है, वाटर भी एक भूमिका निभाता है। मिनरल्स रूट से एब्जॉर्ब होते हैं, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए आवश्यक हैं। और इन सब से मिलके आपको क्या क्या बनता है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। क्या क्या बनता है बच्चों, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। तो ये हल्का फुल्का डायग्राम है, आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आइए, जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जब आपस में मिलते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इन प्रेजेंट ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो क्या बनता है, क्लोरोफिल। अच्छा, सनलाइट तो सौर ऊर्जा होगी। क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल होता है एक ग्रीन कलर का पिगमेंट, जिससे कि आपकी जो पत्तियां होती हैं वो हरी दिखती हैं। ठीक है, तो ये एक हरे रंग का एक तत्व होता है, पिगमेंट पाया जाता है प्लांट में। इन दोनों का प्रेजेंस आवश्यक है, तभी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, और इससे आपका क्या बनेगा, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, और थोड़ा बहुत पानी की मात्रा। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड आपकी किताब में, और यहाँ मैंने अलग ढंग से लिखा है, क्या लिखा है, 6CO2। तो अगर आप हाई लेवल में जाओगे, जहाँ तक कि 9th 10th में जब जाओगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड को इस तरह से फुल फॉर्म में नहीं लिखोगे। क्या लिखोगे, CO2। CO2 इज द कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी तरह से देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड अब आपको याद करना होगा क्या, CO2। तो जहां भी CO2 लिखा है, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। डाई मीन्स दो, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स बनाते हैं एक मॉलिक्यूल। तो ये हो गया CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। और वाटर को कैसे लिखते हो, वाटर भी नए तरीके से लिखना सीखेंगे। क्या है, H2O, H2O एज अ वाटर, इस तरह से हम जानेंगे। वहीं पे अगर ग्लूकोज देखो, तो ग्लूकोज कैसे लिखा है, C6H12O6। तो ग्लूकोज का जो ये सब क्या है, केमिकल फॉर्मूला, ये IUPAC ने दिया है। ठीक है, इंडियन एक
ऑर्गेनाइजेशन ने उसने केमिस्ट्री की ऑर्गेनाइजेशन ने उसने ये नाम सजेस्ट किया है कुछ फॉर्मूलेज के रूप में। तो क्या है? ग्लूकोज C6H12O6, दिस इज योर ग्लूकोज। एंड ऑक्सीजन, लास्ट में क्या बचा आपका? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को लिखते हैं O2। ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन इज अ O2। अब आइए, आपको ये सब फॉर्मूले याद करने होंगे और यही आपका फोटोसिंथेसिस का एक शॉर्ट फॉर्मूला या फिर शॉर्ट तरीका है। ठीक है, तो आपको बस और कुछ नहीं करना है, इसी प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है कि फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली होता क्या है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स यूज CO2। क्या यूज करता है प्लांट? कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। H2O मीन्स वाटर एज रॉ मटीरियल्स, कैसा? कच्चा माल की तरह। टू बिल्ड एनर्जी, और इससे क्या बनता है? एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में बन रहा है यहाँ पे? एनर्जी इन द सेंस मीन्स ग्लूकोज। ग्लूकोज, ग्लूकोज जब आप पीते हो तब आपको एनर्जी मिलती है ना। तो इसी तरह प्लांट क्या कर रहा है? एनर्जी बना रहा है। अब देखिए, एनर्जी जो है वो ऑल लिविंग बीइंग्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है एनर्जी प्रोडक्शन में। तो ग्लूकोज इज नीडेड बाय ऑल लिविंग बीइंग्स फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। देखिए, मैंने वर्ड्स को हाईलाइट इसलिए किया है कि आपको यहाँ पे रोल बता सकूं ग्लूकोज का एक्चुअली रोल क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन। वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है कि ग्रीन प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है, मीन्स सोखता है इसे। जैसे हम सांस लेते हैं तो हम सांस एक प्रकार एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। उसी तरह से जो ग्रीन प्लांट्स है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। कहाँ से? फ्रॉम दी एनवायरमेंट, पर्यावरण से, और वापस में क्या देता है आपको? ऑक्सीजन एंड रिटर्न O2। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होता है और क्या क्या इसमें प्रोडक्शन होता है और क्या क्या इसमें रॉ मटेरियल्स हैं। तो अब आइए जानते हैं कि फैक्टर्स जो हैं, क्या क्या फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभावित करते हैं। तो फर्स्ट है एक्सटर्नल एंड सेकेंड इज इंटरनल। एक्सटर्नल मीन्स बाहरी कारक, फैक्टर्स मीन्स कारक, और वहीं पे इंटरनल फैक्टर मीन्स आंतरिक कारक। तो बाहरी कारक जो बाहर रूप से दिखते हैं, तो लाइट आपको दिखती है, लाइट प्रभावित करती है। जितना ही लाइट दोगे आप उतना ही फोटोसिंथेसिस भी होगा, जैसा कि आपकी बुक में भी दिया है कि द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जितनी ही लाइट मिलेगी उतना ही फोटोसिंथेसिस भी होगा। ठीक है, ग्लूकोज इज नॉट फॉर्म्ड इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। और वहीं अगर ग्लूकोज की बात की जाए तो लाइट जब आपको मिलेगा ही नहीं तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा ही नहीं, और डार्क में या फिर एब्सेंस ऑफ लाइट में ग्लूकोज उत्पन्न होगा ही नहीं। दूसरा प्रोसेस है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड। हाई कार्बन डाइऑक्साइड concentration increases the rate of photosynthesis up to a certain extent. Glucose cannot be synthesized in its absence. Same हाई, जितना ही आप कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा, कंसेंट्रेशन मीन्स मात्रा बढ़ाओगे उतने ही फोटोसिंथेसिस की जो स्पीड है वो भी बढ़ेगी। और ग्लूकोज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के एब्सेंस में, अनुपस्थिति में मौजूद ग्लूकोज जो है वो बनेगा ही नहीं। किसके एब्सेंस में? कार्बन डाइऑक्साइड के अनुपस्थिति में।
थर्ड फैक्टर है आपका वाटर। वाटर देखिए आपके बुक में क्या दिया है कि इट इज़ एन इसेंशियल रॉ मटेरियल। क्या है ये? बहुत ही आवश्यक कच्चा माल है। इट्स लो अवेलेबिलिटी रिड्यूसेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या होगा अगर आपको वाटर की कमी हो जाएगी तो फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगा, उसकी भी स्पीड कम हो जाएगी। रेट मीन्स स्पीड। वेयर इज द एक्सिस प्रेजेंट इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपायरेशन। वहीं पे अगर आपको वाटर अधिकता में प्रदान किया जाएगा तो वाटर लॉस हो जाएगा। ट्रांसपायरेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर। ट्रांसपायरेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर। फोर्थ factor is temperature. Most of the plants work best at an optimum temperature. अधिकतर प्लांट अच्छा कार्य करते हैं, उनके लिए उपयुक्त तापमान क्या है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। A rise above 35 degree centigrade leads to a decrease in the rate of photosynthesis. जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा तो फोटोसिंथेसिस की स्पीड भी घट जाएगी। डिक्रीज मीन्स कम हो जाएगी। प्लांट्स दैट ग्रो इन ट्रॉपिक्स कैन इफिशिएंटली प्रोड्यूस स्टार्च इवन एट हायर टेम्परेचर। वहीं पे जो पौधे हैं जो ट्रॉपिक्स पे ग्रो करते हैं वो हायर टेम्परेचर पे बहुत अधिक स्टार्च प्रोड्यूस करते हैं। स्टार्च मीन्स होता है मांड और ट्रॉपिक्स मीन्स होता है आपका किनारा। जो ग्लोब देखोगे तो आपको एक रीजन मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो इसमें वही जो प्लेसेस है उनको ट्रॉपिक्स कहा गया है। नाउ द सेकेंड फैक्टर इज द इंटरनल फैक्टर्स। आइए यहाँ पे मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। एक्सटर्नल अलग बताया है, इंटरनल अलग बताया। इंटरनल में है क्लोरोफिल, स्टोमेटा, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। ये सब क्या है? पौधे के अंदर पाए जाते हैं। तो क्लोरोफिल जो होता है वो एक कंटेंट होता है, एक पिगमेंट होता है। ठीक है, वहीं पे स्टोमेटा भी लीव्स के पोर्स हैं। शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ एंड एज ऑफ द लीफ। लीफ की जो पत्ती का शेप है वो कैसे, अगर चौड़ा है और अच्छा शेप है तो फोटोसिंथेसिस भी अच्छा होगा। वहीं क्लोरोफिल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट आवश्यक आंतरिक कारक है। ठीक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन द एज ऑफ लाइफ। जैसे जैसे पत्ती की उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस की जो स्पीड है वो क्या होगी? कम होती जाएगी, घटती जाएगी। नाउ द सेकेंड टॉपिक हो गया फैक्टर्स। नाउ द थर्ड टॉपिक इज replenishment ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन दिस सॉइल। रेप्लेनिशमेंट से क्या समझते हो? रेप्लेनिशमेंट होता है, यहाँ पे देखिए मैंने आपको मीनिंग की PDF उपलब्ध करवाई है। फिर से भरना या फिर पुनः पूर्ति। न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व। ठीक है, तो पुनरावृत्ति या फिर से भरना किस पोषक तत्वों का, कहाँ पर? मिट्टी में। ये हम पढ़ेंगे। तो रेप्लेनिशमेंट दो प्रकार से हो सकती है किसी भी सॉइल की। फर्स्ट है कीपिंग लैंड फैलो and the second one is the crop rotation. Keeping land fallow. Land fallow से क्या समझते हो? परती। फैलो मीन्स परती, जो जमीन खाली पड़ी रहती है। ठीक है, उनमें क्या है? यहाँ पे आपको मीनिंग समझाया है, डेफिनेशन समझाइए। कीपिंग लैंड फैलो मीन्स टू कीप फील्ड फॉर अ सीजन फ्री ऑफ फार्मिंग टू मेक अप फॉर द lost nutrients to regenerate with the help of microorganisms present in the soil. इसका अर्थ ये होगा कि जमीन को परती रखने का अर्थ ये होता है
कि जो फील्ड है, जो आपका खेत है, उसको किसी एक मौसम के लिए कृषि से खाली रखना। खाली रखने से क्या होगा कि उसके जो लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स हैं, जो खोए हुए पोषक तत्व हैं, वो फिर से रीजनरेट हो जाएंगे, फिर से सुधर जाएंगे, इम्प्रूव हो जाएंगे। किसके द्वारा? मदद किसकी होनी चाहिए? सूक्ष्म जीवों का। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स सूक्ष्म जीव, जो कि आपको माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। ये कहाँ आपको मिलेंगे? मिट्टी में। ठीक है। वहीं दूसरा जो है आपका क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन से ये अर्थ है, आइए इंग्लिश में पहले रीडिंग करते हैं। अगर आपको डेफिनेशन पूछ लेगा दोनों का, तो दोनों आपको नोट करना पड़ेगा कॉपी में, और इसी को कॉपी में लिखना होगा, एग्जाम कॉपी में। क्रॉप रोटेशन मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन ऑल्टरनेटिवली इन द सेम सॉइल इन सीक्वेंस्ड सीजन। क्रॉप रोटेशन मीन्स होता है फसलों का चक्रीकरण। इसका अर्थ होता है कि अलग अलग प्रकार के फसल बोए जाते हैं एक के बाद एक उसी मिट्टी में या उसी खेत में, जैसे जैसे मौसम बदलते हैं। सीक्वेंस मीन्स जैसे गर्मी आई, गर्मी के बाद अब क्या आएगा? बरसात आएगा, फिर बरसात के बाद जाड़े आएंगे। तो ऐसे ऐसे सीजन के हिसाब से, तो उसी को कहते हैं फसलों का चक्रीकरण। फोर्थ एंड लास्ट टॉपिक आपका बचा है, तो वो है मटीरियल सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स एज सोर्स ऑफ फूड। एज फिर तो अब जो मटीरियल्स एट लास्ट फोटोसिंथेसिस से आपको मिलता है, वो क्या क्या है? किस किस रूप में मिलता है? खाने के स्रोत होते हैं। देखिए, जो पदार्थ बनते हैं फोटोसिंथेसिस के बाद और आपको एज अ सोर्स ऑफ फूड मिलते हैं, तो वो पहला है ग्रेन्स, जो कि आपको कहाँ से प्राप्त होता है? वीट, मेज एंड पैडी। सेकेंड है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स भी एज अ फोटोसिंथेसिस का ही रिजल्ट है, और वेजिटेबल्स भी। एंड सी इज द ग्लूकोज एंड डी इज द स्टार्च। ग्लूकोज मीन्स ग्लूकोज जो कि प्लांट की फोटोसिंथेसिस में एज अ प्रोडक्ट मिला था, वहीं स्टार्च है। दोनों ही आपको प्लांट से ही मिलते हैं। अब आइए कुछ वर्ड मीनिंग है, इनकी फोटो एज अ PDF आपको सेंड कर दे रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।